हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग 4.3 प्रश्नावली के क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने 4.3 प्रश्नावली के सभी उदाहरण कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हम लोगों ने पूर्ण वर्ग विधि से और द्विघाती सूत्र से द्विघात समीकरण को हल करना सीखा था। उसी की अब प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अब यहां पर इसने बोला है कि यदि मूलों का अस्तित्व हो, पहले हमें चेक करना है कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। अगर है तो आगे सॉल्व करो, अदरवाइज उसको छोड़ दो। हमने डिस्कस किया था कि हो सकता है मूलों का अस्तित्व हो, यह भी हो सकता है कि मूलों का अस्तित्व ही ना हो। कब नहीं होता है मैं यहां मेंशन करता हूं। अगर यहां साइड में लिख देता हूं मैं पहले, अगर b² - 4ac ये ऋणात्मक आए, ऋणात्मक अगर आ जाता है तो इसका मतलब है कि मूलों का अस्तित्व नहीं है। ये हम लोग डिस्कस कर लिए थे एग्जाम्पल्स में, उसी को अप्लाई करना है। तो यहां से a b c के मान निकाल लेते हैं, उसके हिसाब से फिर b² - 4ac का मान निकालेंगे। अगर ये ऋणात्मक आ रहा है तो वहीं छोड़ देंगे, क्योंकि मूलों का अस्तित्व नहीं है। और ऋणात्मक नहीं आया मतलब या तो धनात्मक आएगा या 0 आएगा, तो फिर उस केस में उसको आगे कंप्लीट करेंगे। शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला काम आप ABC लिख लो। इसको देख करके A का मान है 2 x² का गुणांक, B का मान है -7 x का गुणांक और C का मान है +3। ठीक है, ABC के मान अगर हमारे सामने आ गए हैं तो अब हमें b² - 4ac का मान निकाल लेना चाहिए। b² - 4ac देखो कितना आएगा। b² मतलब माइनस के 7 का स्क्वायर माइनस 4। ac का मतलब क्या है? a का मतलब है 2, c का मतलब है 3। ठीक है, ये b² - 4ac हमने निकाल लिया। तो 49 तो ये हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस में 4 दूनी 8, 8 तिया 24। 49 में से 24 जाएगा तो 25 आएगा, जो कि साफ साफ धनात्मक है। धनात्मक होने का मतलब क्या हो गया? धनात्मक होने का मतलब हो गया कि मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है, और अगर मूलों का अस्तित्व है तो अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। इसको आगे सॉल्व करेंगे पूर्ण वर्ग विधि से। पूर्ण वर्ग विधि हमने डिस्कस करी थी, हम लोग स्टार्ट करते हैं और आपको याद आ जाएगा। -7x + 3 = 0। पूर्ण वर्ग विधि में सबसे पहला नियम यह है शुरू करने के लिए कि x² का गुणांक आपको 1 बनाना पड़ेगा। तो x² का गुणांक 1 बनाने के लिए पूरी लाइन को x² से गुणांक से भाग दे दो। तो पूरी लाइन को आप 2 से भाग देने पर 2 से भाग दे दो। पूरी लाइन को 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? यह आएगा 2x² 2/2, 7x और बटे में 2, और ये 3/2 बराबर में 0। ये तो कट गया, बचेगा क्या? x² माइनस का 7/2x प्लस में 3/2 बराबर में 0। दूसरा स्टेप, पूर्ण वर्ग बनाओ। पूर्ण वर्ग बनाने का क्या नियम है कि x के गुणांक का आधे का वर्ग करके जोड़ो और घटाओ। मैं एक बार यहां लिख देता हूं क्या नियम होता है। वैसे तो हमने डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी एक बार लिख देता हूं मैं। तो x के गुणांक के आधे का वर्ग करेंगे। x का गुणांक है 7/2। 7/2 का अगर आप आधा करो तो 7/2 का आधा करने के लिए आधे से गुणा करते हैं, वो आएगा 7/4। तो 7/4 का वर्ग करके जोड़ दो और घटा दो, तो क्या बनेगा? देखो फाइनली x² - 7/2x तो है ही, ये 7/4 का हम लोगों ने स्क्वायर किया, जोड़ा और घटा दिया। उसके बाद में प्लस का 3/2 यहां पर ऐसे कैसे ले लो, बराबर में 0 हो गया। अब आगे क्या आएगा? आगे ध्यान से देखें, यहां आप इसको पूर्ण वर्ग बना के लिख सकते हो। ये बन गया हमारा x - 7/4 का वर्ग। ठीक है, x² + y² माइनस का 2xy। अब आगे माइनस में इसको खोलोगे तो 7 का वर्ग हो जाएगा 49, और 4 का हो जाता है 16, प्लस में है 3/2 और बराबर में आ रहा है 0। तो ये क्या बनेगा फाइनली? x - 7/4 का वर्ग बराबर है, इसको उधर ले जाओ आप, तो ये माइनस की संख्या उधर जाकर के प्लस की हो जाएगी, और ये प्लस वाली उधर जाकर के माइनस की हो जाएगी। अब आप यहां पर एलसीएम ले लो और फिर फाइनली सॉल्व हो जाएगा।
x माइनस 7/4 का वर्ग बराबर आएगा, अगर मैं यहाँ एलसीएम लूं 16 तो ये बनता है 49 माइनस 24, क्योंकि 2 से ये 8 बार जाएगा, 8 या 24, और 49 माइनस 24 होता है 25/16। ये हमारा आ रहा है, इसका वर्ग 25/16 आ रहा है। तो आगे हम इधर हल कर लेते हैं, जगह नहीं है उधर। तो x माइनस 7/4 बराबर आएगा, देखो इसका वर्ग हटेगा, उधर अंडर रूट लगेगा, तो प्लस माइनस अंडर रूट में 25/16 हमने डिस्कस किया था, प्लस और माइनस दोनों साइन लगाने हैं। तो x माइनस 7/4 बराबर आ गया प्लस माइनस 5/4 के। यहां तक हम पहुंच गए। अब एक बार आप प्लस साइन ले लो, एक बार आप माइनस साइन ले लो, तो ये x माइनस 7/4 बराबर एक बार तो 5/4 प्लस का ले लें, उससे आप ये 7/4 को उधर भेज दोगे तो x का मान आ जाएगा 5/4 प्लस में 7/4, जिसको एलसीएम लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। 5 + 7 बराबर 12/4, जिसका मतलब हो जाएगा 3। ये तो हमारा 3 आ गया। अब इसका माइनस साइन लेकर के हम कहीं और सॉल्व करते हैं, उधर सॉल्व कर देता हूं, जगह ही नहीं है इसमें ना, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा निकल गया। यहां सॉल्व कर लेते हैं इसका माइनस साइन लेकर के। तो x माइनस 7/4 बराबर माइनस का 5/4, x माइनस 7/4 बराबर माइनस का 5/4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो वापस से इसको उधर लेके जाओ सेम पैटर्न से। तो x बराबर हो गया, ये माइनस का उधर जाकर के प्लस का हो जाएगा 7/4, और माइनस का 5/4 चल ही रहा है। ये 4 एलसीएम आ गया, 7 माइनस 5 यहाँ बनेगा, तो x का मान आ गया 2/4, जिसका मतलब हो गया 1/2। तो 2 आंसर आए इसके। कौन कौन से 2 मूल आए? एक तो 3 और एक 1/2। इस तरह से सॉल्व करना है। तो पूर्ण वर्ग विधि में फिक्स नियम है, हमने कई सारे उदाहरण किए थे, आप लोगों ने अगर वो देखे हैं तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ये तो आपको रट ही लेना है पूर्ण वर्ग बनाने का क्या नियम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो 2 का भाग दे दिया, इसका गुणांक 1 बनाने के लिए जो भी यहाँ लिखा है, यहाँ 5 लिखा है तो 5 का भाग दे देना, 3 लिखा है तो 3 का भाग दे देना। तो यहाँ 2 का भाग देने के बाद समीकरण इस तरह की बन गई, x के गुणांक का आधा किया, उसका वर्ग करके जोड़ा और घटाया, ये तो पूर्ण वर्ग बन गया, और इधर जो बचा उसको उस तरफ ले गए। उस तरफ लेने के बाद कैलकुलेशन करी तो 25/16 आया। इसको आप अंडर रूट लोगे, स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट आएगा, तो प्लस माइनस साइन लगाना जरूरी है। ये एक खास बात ध्यान देने की थी, यहाँ पर प्लस माइनस साइन जरूर लगाएं, स्क्वायर हटाएं तो उससे अपने आप 2 आंसर आ जाते हैं, एक प्लस साइन को लेकर के और एक माइनस साइन को लेकर के। ये है तरीका पूर्ण वर्ग विधि बनाने का। आगे और 3 पार्ट है इसी क्वेश्चन में, तो फर्स्ट पार्ट था, उससे और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। मैं शुरू करता हूं, देखिए आप लोग। अब इसका अगला पार्ट भी सेम टू सेम ही है। सबसे पहले तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है, इस वाले तरीके से। तो सबसे पहला काम, एबीसी के मान देख लो। ए का मान यहां पर दिख रहा है x² का गुणांक, बी का मान होता है x का गुणांक, और सी का मान होता है अचर पद, तो -4। अब हमें b² - 4ac निकाल लेना है। तो b² - 4ac का मान देखो, 1 का स्क्वायर -4, a का मान है 2, c का मान है -4, जो कि आ रहा है 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, आंसर आया 33, जो कि धनात्मक है। साफ साफ अपने को क्लियर है कि ये धनात्मक आ रहा है। इसका मतलब क्या है? मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। धनात्मक या 0 आए तो मूलों का अस्तित्व है, ऋणात्मक आए तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए अब पूर्ण वर्ग विधि से इसको सॉल्व करना है। तो इसको लिखेंगे आप 2x² प्लस में x माइनस में 4 बराबर में 0। सबसे पहला नियम तो ये होता है कि x² का गुणांक 1 बना लो। x² का गुणांक 1 बनाने के लिए x² के साथ में जो है उसी से पूरी लाइन का भाग दे देते हैं। तो यहां लिखोगे 2 का भाग देने पर, 2 का भाग देने पर कितना बनेगा? ये बनेगा 2x² बटे में 2 प्लस में x और ये बटे में 2 माइनस में 4 और ये बटे में 2 बराबर में 0। सबसे पहले तो ये कट गया, बचेगा क्या? x² प्लस में 1/2x लिख दो या x/2 लिख दो, एक ही बात है। 1/2x लिख देता हूं मैं, अलग से दिखेगा अपने को साफ साफ, माइनस का 2 और बराबर में 0। यहां तक हमने x² का गुणांक तो 1 बना लिया। जब x² का गुणांक 1 बन जाए तो अगला स्टेप ये होता है, पूर्ण वर्ग बनाने वाला स्टेप। क्या होता है? x के गुणांक का आधा करो, उसका फिर वर्ग करके जोड़ो और घटाओ।
आधा करेंगे इसका गुणांक का, इसका गुणांक है 1/2, 1/2 का अगर आधा करेंगे तो आधे से ही गुणा कर दो इसको, 1/2 का आधा 1/4 होता है, तो 1/4 का वर्ग जोड़ना है और घटाना है, तो x² प्लस 1/2x प्लस 1/4 का वर्ग करा, जोड़ा और घटा भी दिया, वर्ग को जोड़ा और घटा भी दिया, लास्ट में -2 और बराबर में 0 चल रहा है। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि तो यहां पर हमेशा पूर्ण वर्ग बन जाता है इतने में, ये बनेगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, x² प्लस y² प्लस 2xy, ठीक है। ये माइनस का 1/16 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, और ये -2 है, बराबर में 0। अब आप इन दोनों को बराबर के उस तरफ लेके आ जाओ, माइनस साइन हट जाएंगे, दोनों के प्लस साइन आ जाएंगे इधर, तो क्या बनेगा फाइनल, ये बनेगा x प्लस में 1/4 का वर्ग बराबर में ये 1/16 प्लस 2 हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव, ठीक है। यहां इनका एलसीएम ले लो, आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये 16 एलसीएम आ रहा है, और 1 प्लस 32 बन रहा है, बनेगा ये 33/16, और यहां सेम x प्लस 1/4 का वर्ग चल रहा है। अब आपको वर्ग को हटा करके उधर अंडर रूट लेना है, तो x प्लस 1/4 आ जाएगा अंडर रूट में 33/16, और एक खास बात जो है वो ध्यान रखनी है, प्लस और माइनस दोनों लगाने हैं यहाँ पर, ये मोस्टली भूल जाते हैं बच्चे, इसका थोड़ा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब यहां पर आगे क्या आएगा, x प्लस 1/4 बराबर प्लस माइनस, देखो 33 का अंडर रूट तो निकलेगा नहीं, 16 का निकल जाता है सीधा सीधा 4, तो उसका निकाल के रख दो, बाकी को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अंडर रूट आपका ना निकले, तो उस तरह से छोड़ देते हैं हम, उस केस में टेंशन नहीं है उसकी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, एक बार प्लस साइन लोगे, एक बार माइनस साइन लोगे, वही हमारा आंसर है, तो मैं इस तरफ कर देता हूं बाकी का पोर्शन। एक बार प्लस साइन लोगे तो ये बन जाएगा x प्लस 1/4 बराबर प्लस का अंडर रूट 33/4। अब ये एक बार उधर ले लो, आप उधर लोगे तो ये x बराबर अंडर रूट में 33/4 माइनस 1/4, जिसका मतलब हो जाएगा अंडर रूट में 33 माइनस 1, ये एक मान आया x का। दूसरा मान दूसरे साइन लेकर के, इस बार माइनस साइन लेकर के करो, माइनस साइन लोगे तो x प्लस 1/4 बराबर माइनस का अंडर रूट 33/4 आएगा ये, जिससे x का मान हो जाएगा, ये उधर आएगा तो माइनस का अंडर रूट 33/4 और माइनस का 1/4, ये बनेगा आपका माइनस का रूट 33 और माइनस का 1। ये हमारा दूसरा आंसर आया। तो दो आंसर कौन से हुए x के, रूट 33 माइनस 1/4 और माइनस रूट 33 माइनस 1/4, ये दो आंसर आ गए। तो इस तरह से पूर्ण वर्ग विधि से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी हो सकता है क्वेश्चन का आंसर इतना कॉम्प्लिकेटेड सा है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आंसर आ रहा है वो हमारा आंसर है, शांति से हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। आगे बढ़ेंगे, थर्ड पार्ट देखिए इसका। अब ये थोड़ा अंडर रूट वाला क्वेश्चन आ गया, हालांकि उसमें कोई खास फर्क नहीं है, आंसर निकालने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। आप सबसे पहला काम तो ये कर लो, b² माइनस 4ac चेक कर लो। तो a यहां पर आप लिखोगे x² का गुणांक, b आप लिखोगे x का गुणांक, और c हो गया यहां पर अचर पद 3। अब हमें b² माइनस 4ac निकाल लेना है, तो b² माइनस 4ac आएगा 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर दिया b² माइनस 4, a का मतलब 4 है और c का मतलब 3 है, तो ये कितना बनेगा, देखो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर अलग से लिखा जाएगा 3, माइनस में 4 चौको 16 और 16 तिया 48, ये बन गया 48 माइनस 48 बराबर 0। मतलब ऋणात्मक तो नहीं आया ना, धनात्मक या 0 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहां क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि मूलों का अस्तित्व तो है, मूलों का अस्तित्व है, और अस्तित्व है तो आप पूर्ण वर्ग विधि लगा करके इसको हल करना है। तो मैं शुरू कर रहा हूं, 4x की घात 2 प्लस में 4 अंडर रूट 3x प्लस में 3 बराबर में 0। यहां से सबसे पहला स्टेप क्या होता है, x² का गुणांक 1 बनाना है। तो x² का गुणांक 1 बनाने के लिए इसके गुणांक से भाग लगा दो पूरी लाइन का। तो आप लिखोगे कि 4 का भाग देने पर, 4 का भाग देने पर क्या आएगा, 4 का भाग दोगे तो ये बनेगा 4x की घात 2 बटे 4, 4 अंडर रूट 3 बटे 4, 3 बटे 4 बराबर में 0। 4 से 4 कट गया यहां पर,
और ये बन गया, यहाँ भी 4 से 4 कट रहा है, बहुत बढ़िया बात है। तो ये बन गया x की घात 2 प्लस में √3x प्लस में 3/4 बराबर में 0। अब पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग बनाने का नियम वो रहा, x के गुणांक देखो कितना है, उसका आधा करो। x का गुणांक इस बार है √3, √3 का आधा करने के लिए सीधा √3/2 हो जाएगा, वो तो 1/2 से गुणा करेंगे। इसके आधे का वर्ग करके जोड़ना और घटाना है, इसके आधे का वर्ग करके जोड़ना और घटाना है। तो x की घात 2 प्लस में √3x, इसका आधा किया तो √3/2 आया, उसका वर्ग किया जिसको जोड़ेंगे और घटाएंगे भी, ये हम घटा भी दिए, प्लस में 3/4 और बराबर में 0 है। आगे सॉल्व करें तो क्या आएगा, आगे सॉल्व करें तो ये वाला जो हिस्सा है ये पूर्ण वर्ग में आ जाएगा। तो ये बनेगा x प्लस में √3/2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो 3 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाता है, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और प्लस में 3/4 बराबर में 0। प्लस का 3/4 और माइनस का 3/4 दोनों कट गए आपस में, बचा क्या, जो बचा मैं इस तरफ लिखता हूं, x प्लस में √3/2 का जो वर्ग है वो बराबर में 0 आ गया। इसका मतलब इधर वाली चीज तो खत्म, जो जिसको लेकर के हम प्लस और माइनस लेते थे, भाई स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा, x प्लस √3/2 बराबर, स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पर अंडर लगता है ना, तो 0 का अंडर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा 0 पर, तो और प्लस माइनस लगाने का भी कोई फायदा नहीं है 0 पर, तो इसका मतलब वो सिर्फ 0 ही लिखा जाएगा, स्क्वायर भी हट गया, और x का क्या मान आया, माइनस का √3/2, ये उधर जाएगा। तो ये तो एक ही आंसर आया। तो एक्चुअली क्या है, जब भी वर्ग को 0 के बराबर करोगे तो 2 आंसर हैं, इसी को 2 बार लिखा जाएगा बस। तो इसका हल क्या लिखा जाएगा, अगर इसका हल लिखा जाए तो इसके मूल जो आए फाइनल वो लिखे जाएंगे माइनस का √3/2 कॉमा माइनस का √3/2, ये 2 मूल आए, इसके दोनों समान मूल आ गए हैं। जैसे जब भी b² - 4ac का मान 0 आएगा ना, तो हमेशा समान मूल आएंगे, ये समान मूल आए हैं, ये फिक्स बात है। जब भी b² - 4ac का मान 0 आ जाएगा, आपका समान मूल आएंगे, हमेशा फिक्स्ड आएंगे। ठीक है, चौथा पार्ट करते हैं, लास्ट देखो। चौथा पार्ट भी काफी सिंपल सा ही है, सिंपल पैटर्न अपने को लेना है। एबीसी के मान निकाल करके b² - 4ac चेक करेंगे, तो a का मान तो यहाँ x² का गुणांक 2 दिख रहा है, b का मान आपका x का गुणांक 1 दिख रहा है, और c का मान अचर पद मतलब 4 दिख रहा है। अब यहाँ पर b² - 4ac चेक कर लो, तो b² - 4ac का मान आएगा, b² का मतलब हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, a का मतलब है 2, c का मतलब है 4, तो यह आएगा 1 माइनस 4 चौको 16 दूना 32, तो माइनस का 31 आ गया, जो कि साफ साफ ऋणात्मक है। और ऋणात्मक होने का मतलब क्या है, ऋणात्मक होने का मतलब है मूलों का अस्तित्व नहीं है, और जब मूलों का ही अस्तित्व नहीं है तो हम निकालेंगे ही नहीं इसको, केवल उन्हीं के निकालने थे जिनके मूलों का अस्तित्व हो, उन्हीं के निकल सकते हैं, निकालेंगे क्या। तो ये हमने पूर्ण वर्ग विधि से चारों प्रश्न कर लिए हैं। अब अगला जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें ये बोला है इसने कि जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने 4 पार्ट किए थे उनको पूर्ण वर्ग विधि की जगह द्विघाती सूत्र से हल करना है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन के ही चारों पार्ट्स को द्विघाती सूत्र से मतलब श्रीधराचार्य सूत्र से हल करने को बोला है। देखिए शुरू करते हैं। अब इन क्वेश्चंस में आपको b² - 4ac तो लेने की जरूरत नहीं है, वो तो हमने पहले ही निकाल लिया कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट में तो मूलों का अस्तित्व है, तो वो तो हम पूरे करेंगे, और चौथे पार्ट में मूलों का अस्तित्व नहीं है तो वो हम छोड़ देंगे। तो 2 पार्ट मैंने यहां लिख दिए हैं पहले क्वेश्चन के ही, रिपीट करके। इसको हम द्विघाती सूत्र मतलब श्रीधराचार्य सूत्र से करेंगे, लेकिन उससे पहले आप एबीसी के मान लिख लो। यहाँ a का मान 2 है, b का मान मतलब x का गुणांक माइनस का 7 है, और c का मान यहाँ पर 3 है। एबीसी के मान लिख लिए हैं, तो द्विघाती सूत्र आप लगाओ। यहाँ पर क्या होता है सूत्र, माइनस का b प्लस माइनस b² - 4ac का अंडर रूट बटे में 2a, ये रट लेना है सूत्र अपने को। क्या आएगा, माइनस b का मान है माइनस का 7। सावधानी से रखेंगे, यहाँ रखने में बड़ी गड़बड़ हो जाती है कभी कभी, ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे, सिर्फ सूत्र में मान रखते ही आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान से क्वेश्चंस होते हैं अगर आप कैलकुलेशन पे ध्यान दे तो, वरना गलती होने की संभावना भी रह जाती है। फिर a का मान है 2 और c का मान है 3, ये हमने रख दिया मान, और नीचे 2a का मतलब हो जाएगा 2 गुणा a का मान 2,
जरा इसको हल कर लो। हल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 7 हो जाएगा, ये सातों सातों 49 हो गया, और माइनस का वर्ग कर लेंगे तो प्लस ही हो जाता है वो तो। माइनस साइन यहाँ पर 4 दूनी 8 दिया 24, और ये अंडर रूट में, और नीचे 2 दूना 4, तो x बराबर आ गया 7 प्लस माइनस अंडर रूट 25 बटे में 4, 25 ही बन रहा है ये, और 25 का अंडर रूट तो अपने को पता ही है 5 आता है। अब इससे 2 आंसर निकल जाएंगे। क्या क्या आएंगे? एक बार तो x का मान लो 7 प्लस 5 बटे 4, और एक बार x का मान लो 7 माइनस 5 बटे 4। इससे आएगा 12 बटे 4 मतलब 3, और इससे आएगा 2 बटे 4 मतलब 1 बटे 2। आप अगर ध्यान से देखो तो हमने जो मान निकाले थे पूर्ण वर्ग विधि से वो भी 3 और 1 बटे 2 ही आ रहे थे। तो किसी भी विधि से करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सेम आएगा हमेशा। बस आपको जो एग्जाम में बोला जाए उस विधि से कर लो। अगर एग्जाम में कुछ नहीं लिखा कि किस विधि से करना है तो आपकी मर्जी है, फिर आप किसी भी विधि से करो जो आपको अच्छी आती है। ठीक है, सेकंड पार्ट शुरू करते हैं सेम टू सेम पैटर्न से। आप पहले एबीसी के मान यहां पर लिख लो। ए का मान यहां पर दिख रहा है साफ साफ 2 है, बी का मान x का गुणांक 1 है, और सी का मान अचर पद माइनस का 4 है। सूत्र आपको फिर से लिखना है, बार बार सूत्र लिखें ताकि प्रैक्टिस हो अच्छी सी। माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट, और नीचे 2a माइनस b, तो माइनस का 1 हो गया, b का मान 1 है, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का 4, a का मान है 2, c का मान है माइनस 4। इस तरह से ब्रैकेट लगाते हुए करें आराम से, क्योंकि प्लस माइनस का दिक्कत होगी नहीं तो। यहां 2 लिखते हैं a का मान। आगे बढ़े, माइनस का 1 प्लस माइनस 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 चौक 32 अंडर रूट में, और नीचे है 2 दूना 4। ये बनेगा प्लस माइनस अंडर रूट में 33 और नीचे 4। अब देखो रूट में 33 तो हल हो नहीं सकता, तो इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। 2 आंसर हमारे पास आ गए यहां पर। एक बार आप इसको प्लस लगा करके लिख लो, और एक बार आप इसको माइनस लगा करके लिख लो, और आगे ये हल हो नहीं सकता, तो ये ही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आप अगर पीछे देखें जो हमने किया था उसमें भी सेम ये ही आंसर आ रहे थे, दोनों के दोनों सेम आएंगे आंसर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गलत आ रहे हैं इसका मतलब आपने कहीं गड़बड़ किया है, वरना आंसर गड़बड़ नहीं हो सकती, अलग नहीं आ सकते आंसर। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए। अब थर्ड हमारा था अंडर रूट वाला क्वेश्चन। अंडर रूट देख के थोड़ा सा डर लगता है बच्चों को, लेकिन उसमें टेंशन नहीं लेना। आपको अंडर रूट दिख भी रहा है तो उससे डरने की जरूरत नहीं है, आप सीधा फॉर्मूला लगाओ, अपने आप आंसर आएगा, कुछ नहीं एक्स्ट्रा दिमाग लगाना। देखो मैं करके दिखा रहा हूं, आराम से आंसर बनेगा। ए का मान यहां पर दिख रहा है 4, बी का मान आप ले लो यहां 4 अंडर रूट 3, और सी का मान यहां पर आ रहा है प्लस का 3। ठीक है, एबीसी के मान हमने लिख लिए हैं। इसके बाद में सूत्र लगा दो। सूत्र क्या है हमारा? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट, और नीचे 2a, ये हमारा सूत्र था। अब इसको आगे हल कर लेते हैं। माइनस का b, तो माइनस का b का मान है 4 अंडर रूट 3, ऐसे कैसे रहने दो उसको। बी स्क्वायर मतलब 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर करना होगा, माइनस में 4 ac, a है 4 c है 3, यूं ब्रैकेट लगा के सिस्टमैटिक लिखे हैं आप एग्जाम में तो आपकी गलती नहीं होगी। 2a, a का मान है 4, ये बनेगा माइनस का 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 4 का वर्ग करोगे तो 16 आएगा, और अंडर रूट 3 का वर्ग करोगे तो 3 आएगा। माइनस में 4 चौको 16, और 16 तिया 48, ये अंडर रूट, और बटे में 4 दूना 8, तो क्या बना? ये बना माइनस का 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस, ये 16 तिया 48 ही होता है, 48 माइनस 48 हो गया ये 8, तो माइनस का 4 अंडर रूट 3 और प्लस माइनस 0 बन गया। 0 का अंडर रूट तो 0 ही होता है, तो 0 ही लिख दिया मैंने डायरेक्ट, और नीचे 8। अब रूल क्या है? एक बार प्लस साइन लिया जाता है, एक बार माइनस साइन लिया जाता है, तो x के 2 मान कौन से आएंगे? माइनस का 4 अंडर रूट 3 बटे 8, एक बार प्लस 0 ले लोगे आप, और एक बार आप माइनस 0 लोगे। लेकिन प्लस 0 लो या माइनस 0 लो, 0 से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो ये सीधे सीधे ऐसे ही लिखे जाएंगे, और 4 से 8 काटोगे तो माइनस का अंडर रूट 3 बटे 2 और माइनस का अंडर रूट 3 बटे 2 समान आंसर आ जाएंगे। जब भी आपके अंडर रूट वाला मान 0 आ जाए, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब जब 0 आएगा तब तब दोनों
मूल समान आएंगे। ये मैंने आपको पिछले वाले प्रश्न में भी बताया था, सेम टू सेम आंसर आया था और सेम टू सेम लॉजिक से वहां भी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमने 0 देख लिया था। तो शुरू में ही पता चल जाता है कि समान रूट आएंगे अगर आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 देख लिया है तो। ठीक है, चौथा पार्ट इसका निकालने की जरूरत है नहीं, हमने देखा था कि उसके मूलों का अस्तित्व है नहीं, तो हम वो नहीं निकालेंगे। हम तीसरा प्रश्न शुरू कर रहे हैं, वो भी उदाहरणों जैसा ही है, हमने उदाहरण किए थे उस तरह के, लेकिन एक बार प्रश्न की और प्रैक्टिस करते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न है, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, और समीकरण इस तरह के दे रखे हैं। पहला पार्ट तो ये है और दूसरा पार्ट ये है। देखने में थोड़े से अजीबोगरीब से लग रहे हैं जब, लेकिन इस तरह के प्रश्नों में आप सबसे पहले एलसीएम लो, एलसीएम लेके सिंपल समीकरण में बदल लो, जैसे द्विघात समीकरण होती है, अपने आप उसके बाद आंसर आ जाएगा। जो भी आप सूत्र लगाओगे, जो भी आप तरीका लगाओगे, उससे आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहला काम एलसीएम लेके इसको फॉर्मेट में लेके आना है, द्विघात रूप में लेके आना है। उसके बाद एक छोटी सी बात और यहां पर ध्यान देने की है कि यहां साइड में x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू -4,7 इस तरह से लिखा है। क्यों लिखा है उसका लॉजिक बहुत सिंपल सा है, अपने कोई काम नहीं आएगा हालांकि क्वेश्चन सॉल्व करने में तो, लेकिन आपको पता होना चाहिए लॉजिक। लॉजिक ये है कि जिसके कारण डिवाइड में 0 बन रहा है वो हम नहीं लेते हैं मान। जैसे x का मान 0 ले लेंगे अगर, तो 1/0 अनंत हो जाता है। डिवाइड में अगर 0 आ गया तो उसका मान अनंत होता है, और अनंत हम कभी भी मैथमेटिक्स में कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं अनंत कितना बड़ा है। अनंत हमें अंदाजा ही नहीं है कितना बड़ा है, इसलिए जब भी जिस भी कारण से अनंत बन रहा हो उसको हम नहीं लेते हैं। तो यहां 0 के कारण अनंत बन जाता है, इसलिए हमने पहले ही 0 को हटा दिया कि x का मान 0 नहीं लेना, बाकी कुछ भी लो कोई दिक्कत नहीं। यहां पर ऐसे ही x का मान यहां से 7 हटा दिया, क्योंकि इस पे 7 रख देंगे तो 7 - 7 0 हो जाएगा, और माइनस का 4 इसलिए हटाया क्योंकि माइनस का 4 प्लस का 4 भी 0 बन जाता है। तो इन दो मानों के कारण ये 0 बन रहे थे, इसलिए वो मान भी हटा दिए। बाकी क्वेश्चन में इसका कोई रोल नहीं है, आपको कहीं इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको नहीं भी लिखो तो आपका काम तो चलेगा आपके लेवल पे तो। ठीक है, शुरू कर रहा हूं मैं। पहला इसका पार्ट जो है बहुत आसान सा है, x - 1/x = 3। एलसीएम ले लो इसका जरा, एलसीएम लोगे तो ये बनेगा, यहां एलसीएम x की घात 2 - 1 बराबर में 3। ठीक है, x² - 1/x = 3 है, और इस x को आप उधर ले जाओ, ये बनेगा x की घात 2 - 1 बराबर 3x। एक साइड लो, x² माइनस का 3x और माइनस का 1 और बराबर में 0। ये हमने द्विघात समीकरण के रूप में इसको बदल दिया। आप ध्यान से देखें इसको, अब वो क्वेश्चन बन गया जो नॉर्मल क्वेश्चन हुआ करता है, द्विघात समीकरण वाला। हल कैसे करें? इसने क्वेश्चन में कुछ बोला तो है नहीं कि किस विधि से हल करो, कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोला तो आपकी मर्जी है, आप गुणनखंड विधि से लगाओ, आपकी मर्जी है पूर्ण वर्ग विधि से लगाओ, आपकी मर्जी है द्विघाती सूत्र से लगाओ। ठीक है, गुणनखंड विधि से कभी कभी क्वेश्चन हल नहीं हो पाते हैं। जो अंडर रूट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे इनका आंसर अंडर रूट में आता है, तो वो गुणनखंड विधि से हल नहीं होते। पूर्ण वर्ग विधि और द्विघाती सूत्र से तो सभी क्वेश्चन हल हो जाते हैं। तो आप इन दोनों में से अगर गुणनखंड से आसानी से हो रहा है तो गुणनखंड लगा दो, अदरवाइज आप द्विघाती सूत्र लगाओ, उससे बेटर रहेगा आंसर। अब यहां पर मैं द्विघाती सूत्र लगा रहा हूं क्योंकि इसके गुणनखंड आसानी से हो नहीं रहे हैं, क्योंकि गुणा करने पर 1 × 1 आए, गुणा करने पर 1 तो केवल एक ही केस में आ सकता है, जब 1 और 1 संख्या लोगे तो ही गुणा करने पर 1 आएगा, अदरवाइज 1 तो आएगा नहीं गुणा करने पर। तो ये काफी अजीब सा फिर बन जाता है, इसलिए आप इसको द्विघाती सूत्र से कर लो, उससे बहुत आसान हो जाएगा। x² का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है, और अचर पद c होता है, तो उसके हिसाब से मैंने यहां लिख दिया। अब आप अगर सूत्र लगाएं तो x बराबर है -b प्लस माइनस b² - 4ac का अंडर रूट और नीचे 2a। ये सूत्र तो आपको रटना ही होगा। माइनस का b मतलब माइनस का 3, प्लस माइनस b² मतलब -3 का स्क्वायर करोगे, और -4ac, a का मान 1 है, c का मान -1 है, अंडर रूट लगाओगे और डिवाइड में 2a, a का मतलब है 1। ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस, -3 का वर्ग करोगे तो 9 आएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये 4 हो गया अंडर रूट में, डिवाइड दोगे तो 2 आ जाएगा यहां पर। ठीक है, x का मान कितना आ रहा है फाइनली देखो यहां पर, x का मान यहां से आएगा 3 प्लस माइनस 9 और 4 13 अंडर रूट में, और नीचे 2। तो 2 मान आ गए x के, एक तो आ गया 3 प्लस अंडर रूट 13/2,
और एक आएगा x का मान 3 माइनस √13/2। एक बार प्लस साइन लिया, एक बार माइनस साइन लिया, दो आंसर आ गए। अभी इतना अजीब सा आंसर था, ये गुणनखंड विधि से हल हो ही नहीं सकता था। या तो पूर्ण वर्ग लगाते या फिर ये सूत्र लगाते। पूर्ण वर्ग में बहुत लंबा जाता है, इस सूत्र से काफी छोटा हो जाता है, इसलिए मैंने ये सूत्र लगाया है। अब ऐसे ही वो वाला प्रश्न देखो आप, सेकंड पार्ट जो है इसका, सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एलसीएम लिया ना हमने, अब ये तो बहुत छोटा सा प्रश्न था तो एलसीएम भी बहुत आसान था। यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, जितना भी लंबा चौड़ा जो भी है, लेकिन करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। देखो यहाँ अगर आप एलसीएम लेते हो तो ये बनता है एलसीएम इसका x + 4 और x - 7। ये एलसीएम में आ जाएंगे दोनों के दोनों। ये दोनों यहाँ आ गए, ये इधर जाएगा 1 से गुणा, ये 1 से गुणा, तो x - 7 माइनस x + 4 और बराबर में 11/30 चल रहा है। ठीक है, थोड़ा हल कर लेते हैं। ऊपर आप इसको x - 7 और माइनस का x और माइनस का 4 लिखोगे, और नीचे भी इनको गुणा करके लिख लो, हमें जरूरत पड़ेगी आगे। गुणा करके लिखेंगे तो देखो x गुणा x, x की घात 2, x गुणा -7, माइनस का 7x, 4 गुणा x, 4x, और 4 गुणा 7 28, वो भी माइनस का 11/30 हो गया। यहां से इसको काट लो आप। अब इसको आगे करें तो ये बनता है माइनस का तो 11 ऊपर बन रहा है, नीचे x की घात 2 माइनस का 7x प्लस का 4x हो गया माइनस का 3x माइनस का 28 और बराबर में 11/30। 11 से ये कट रहा है, 11 एक बार कट रहा है तो यहाँ माइनस का 1 रह जाएगा, ये 30 इधर आएगा और ये पूरा उधर चला जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई तो मैं इधर कर देता हूँ ताकि हमारा हल हो जाए, जगह थोड़ी कम है उस तरफ। ये 30 इधर ले लो आप, तो माइनस का 30 बराबर में ये उधर, तो x की घात 2 माइनस का 3x और माइनस का 28, ये आप उधर ले लो आप, तो क्या बनता है, ये बनेगा x की घात 2 माइनस का 3x माइनस का 28 और प्लस का 30 बराबर में 0। क्या बनेगा, x की घात 2 माइनस का 3x, 30 में से 28 गया तो 2 बचेगा और बराबर में 0। ये हमारा समीकरण आ गया, जो इतना सब कुछ करने के बाद आया था। यहाँ तो बहुत छोटा सा ही बन गया था क्योंकि छोटा क्वेश्चन था। तो जो भी हो, आप आराम से हल करके यहाँ तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद आपकी मर्जी है, आप चाहो तो गुणनखंड विधि लगाओ, पूर्ण वर्ग लगाओ, या फिर द्विघाती सूत्र लगाओ। तीनों में से जो आप लगाओगे उससे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर गुणनखंड विधि से तुरंत ही बन रहा है। देखो क्यों बन रहा है तुरंत, कैसे बन रहा है, मतलब तुरंत जोड़ने या घटाने पर बहुत आसान सा मान चाहिए 3, और गुणा करने पर बहुत आसान सा मान चाहिए 2। गुणा करने पर 2 कब आता है, जब 1 और 2 ले लोगे, 1 और 2 के गुणा से 2 आएगा, और 1 और 2 के जोड़ने से 3 आ जाएगा। तो बहुत आसान सा बन गया ना, मतलब। तो जब आसान सा बन जाए तो गुणनखंड विधि से ही करो, क्यों दूसरा लगाएं हम लोग। गुणनखंड तो सबसे आसान विधि है। तो x² माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर 0, इसको हल कर रहे हैं। हल करेंगे तो ये x² माइनस का 1x माइनस का 2x और प्लस का 2 हमने ले लिया यहाँ पर, -1 -2 में तोड़ दिया, तो प्लस माइनस से तो -3 आ गया, और गुणा करने पर -1 गुणा -2 प्लस का 2 आ गया। जरा कॉमन लें, इन 2 में से कॉमन आएगा, फिर इन 2 में से कॉमन आएगा, तो इन 2 में से तो x कॉमन आ रहा है, और लास्ट के 2 में से माइनस का 2 कॉमन आ रहा है। यहाँ जो साइन होगा वही यहाँ लिया जाएगा, हमेशा ध्यान रखें। और यहाँ अगर माइनस साइन आ गया तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, अंदर प्लस है तो माइनस आ गया, और 2 बाहर आने के कारण वो 1 रह गया, भाग देने पर बचेगा क्या, x - 1 और x - 2 बराबर में 0। तो एक बार तो x - 1 को 0 के बराबर करोगे, एक बार x - 2 को 0 के बराबर करोगे, तो x का मान यहाँ से तो 1 आ गया, और यहाँ से x का मान 2 मिल गया। इस तरीके से 2 आंसर आए इसके, 1 और 2। इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन के तो आंसर 1 और 2 आसान से आ गए, और इतने आसान से दिखने वाले के आंसर इतने कॉम्प्लिकेटेड आए हैं। तो क्वेश्चन देख करके आंसर का अंदाजा मत लगाना, सिंपल चलने दो क्वेश्चन को, जो भी आ रहा है उससे आंसर जो बन रहा है वही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है जी। तो ये हमने 3 प्रश्न तो कर लिए हैं जिसके अलग अलग पार्ट्स थे। अब आगे वाले क्वेश्चंस जो हैं वो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस हैं। आगे के जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही जबरदस्त, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से शेयर करें। आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उसमें अपनी क्लास और नाम मैसेज कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।